कहते हैं कि इंसान ही इंसानियत का दुश्मन है। खुद को बड़ा दिखाने के लिए इंसानों ने इंसानियत का गला घोंट दिया और भेदभाव तो आजकल ऐसे दिखता है जैसे किसी मॉल में एक के साथ 2 फ्री का ऑफर चल रहा हो। पर इस सबसे परे दिल्ली में रहने वाला अर्जुन अग्रवाल, जिसमें ऐसा कोई गुण मौजूद नहीं था और जिसकी किस्मत ने पहले ही उसे गरीब मान लिया था, क्योंकि पहली बार देखने पर ही लोग उसे कह देते, अबे देखो दिल्ली का मशहूर गरीब। अर्जुन बहुत इंटेलिजेंट और दिखने में तो काफी स्मार्ट था, पर जेब से खस्ता हालत होने की वजह से अपने माता पिता के साथ रहता बेहद सिंपल तरीके से था। वैसे तो उसकी उम्र के लड़के बहुत बन ठन के पार्टियां करते और सड़क पर मोटर बाइक दौड़ाते, पर अर्जुन अग्रवाल, जो कि बस घर से कॉलेज फिर कॉलेज से अपने फूड डिलीवरी के काम पर चला जाता और कभी खाली समय मिलता तो अपनी गर्लफ्रेंड साक्षी के साथ थोड़ा समय बिताता। अपनी उम्र के लड़कों को देखकर अर्जुन कहता, हाँ, एक दिन मैं साक्षी को दिल्ली की महंगी से महंगी जगह घुमाने ले जाऊंगा और वो मेरे साथ बहुत खुश होगी। तब ये दिल्ली वाले मेरे सामने खुद को गरीब महसूस करेंगे। तभी फोन बजने की आवाज आती है। ये फिर से हो गया, आधी सैलरी तो कटवा चुका है, अब नौकरी भी गवाएगा। अबे बहरा हो गया है क्या? तुझे फोन की आवाज नहीं आ रही है? सोना बंद कर और काम पर ध्यान दे। एक आदमी ने अर्जुन के सर पर थप्पड़ मारा और चीखते हुए बोला। तभी अर्जुन अपने मालिक की ओर देखकर कहता है, सॉरी सर, मैं सो नहीं रहा था। पिछले 6 सालों से अर्जुन चावला रेस्टोरेंट में काम करता आ रहा है, जिसका मालिक मोहन चावला हमेशा उस पर गुस्सा करता। अर्जुन ने बहुत कोशिश की, पर साधारण सी दिखने वाली टी शर्ट, पैंट, पैरों में चप्पल और ऊपर से गरीब होने की वजह से उसे कोई अच्छा काम नहीं मिल पाया। इसीलिए उसे ये काम करना पड़ रहा था। फोन उठाकर अर्जुन कहता है, हेलो, मैं दिल्ली के चावला रेस्टोरेंट से अर्जुन, आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? ये अर्जुन की पंच लाइन थी, जिसे हर कॉल आने पर उसे बोलना होता। हाँ, मुझे एक ऑर्डर देना है जो कि मुझे जल्द से जल्द चाहिए। कस्टमर ने दूसरी ओर से जवाब दिया। जी सर, क्या ऑर्डर है आपका? अर्जुन ने कहा, 2 नूडल्स, 1 चिकन सूप और 2 सैंडविचेस। इसे तुम लाल किले के पीछे वाली गली नंबर 4 और मकान नंबर 7 में पहुंचा दो। कस्टमर ने दूसरी ओर से जवाब दिया। जी सर, आपका ऑर्डर थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। अर्जुन ने कहा। मोहन चावला ने अर्जुन को एक साइकिल दी हुई थी, जिस पर अर्जुन ने खाना रखा और डिलीवरी के लिए तैयार हो गया। अर्जुन डिलीवरी के लिए जाने ही वाला था, तभी पीछे से उसके मालिक ने दांत पीसते हुए कहा, तेरी गलतियों को हर बार माफ करने की वजह से मैंने बहुत नुकसान झेला है। अगर इस बार तूने डिलीवरी में देरी की तो यहाँ वापस मत आना। जी मालिक, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अर्जुन ने कहा। अर्जुन साइकिल से डिलीवरी के लिए निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए अर्जुन सोचता है कि कल मैं साक्षी को इंडिया गेट घुमाने ले जाऊंगा और वहां हम दोनों आइसक्रीम खाते हुए नजारे देखेंगे। तभी उसे ऐसा लगा कि उसने साक्षी की झलक देखी, इसीलिए साक्षी को देखने के लिए वो वापस मुड़ा। अर्जुन ने जो वहां देखा उसे जरा भी यकीन नहीं हुआ। उसने देखा साक्षी किसी और लड़के के हाथों में हाथ डालकर मॉल से बाहर आ रही थी, और जिसके साथ वो आ रही थी अर्जुन ने उसे भी पहचान लिया। वो उसके कॉलेज का ही लड़का राज मल्होत्रा था। राज मल्होत्रा, जो कि उसके कॉलेज का सबसे अमीर लड़का था, क्योंकि उसके पिता का एक अच्छा खासा कारोबार और ये कॉलेज भी उन्हीं का था। कॉलेज में उसे सब जानते कि वो किस तरह का लड़का था, क्योंकि हर कुछ दिन बाद वो एक नई लड़की के साथ दिखता। कई बार कॉलेज में राज साक्षी के पास आने की कोशिश करता। इसी वजह से अर्जुन साक्षी को उससे दूर रहने के लिए बोलता। आज उसे साक्षी के साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। वो उनके पास जाकर राज से कहता है, राज, तेरे इतनी हिम्मत की तू साक्षी के साथ? इतना बोलकर अर्जुन राज की ओर आगे बढ़ ही रहा था, तभी साक्षी बीच में आकर अर्जुन को पीछे की ओर धक्का देती है। असमंजस में पड़ा अर्जुन साक्षी की ओर देखने लगता है। अर्जुन, अब तूने हमें यहाँ देख ही लिया है तो सुन, आज से तू और मैं अलग। साक्षी ने कहा। अलग? साक्षी, ये तुम क्या कह रही हो? अर्जुन ने हैरानी के साथ पूछा। हाँ, तूने सही सुना, अलग। मैं राज से प्यार करती हूँ, तुझसे नहीं। बल्कि मैंने तो तुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। साक्षी ने राज का हाथ पकड़ते हुए कहा। तूने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? राज ने अभी मुझे 20,000 की शॉपिंग कराई और तू मुझे इंडिया गेट बस एक आइसक्रीम खिलाने ले जाता। तेरा खुद का जीना मुश्किल है तो मैं तेरे साथ गरीब बनकर क्यों रहूं?
साक्षी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, बेबी ये क्या वही फटीचर है जो खुद को तुम्हारा बॉयफ्रेंड मानता है? राज ने साक्षी से कहा और अर्जुन की ओर देखते हुए हंसने लगा। हम क्यों अपना टाइम इस फटीचर के साथ वेस्ट कर रहे हैं, चलो चलते हैं यहाँ से। राज ने चिढ़ते हुए कहा और साक्षी के साथ कार में बैठकर वहां से चला गया। जो कुछ अभी अर्जुन के साथ हुआ उस पर उसे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। वो इससे पहले कुछ समझ पाता, तभी उसका फोन बजने लगा। अर्जुन देखता है कि उसका मालिक मोहन चावला उसे फोन कर रहा था। अर्जुन ने जैसे ही फोन उठाकर हेलो बोला, मोहन चावला उस पर बरस पड़ा। तुझे डिलीवरी करने के लिए भेजा था, रास्ते में सो गया क्या? सॉरी सर, मुझे एक जरूरी काम आ गया था। अर्जुन ने अफसोस के साथ कहा, तुझे मैंने अपने कामों के लिए रखा है, तेरे बेकार के कामों से मुझे कोई मतलब नहीं। मोहन ने सुनते ही गर्मजोशी के साथ कहा, मैंने तुझे काम पर तेरा सॉरी और कस्टमर की गालियां सुनने के लिए नहीं रखा था। मोहन ने आगे कहा। तब अर्जुन कुछ बोल पाता। मोहन ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुझे अब मेरे रेस्टोरेंट आने की भी कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर मोहन ने फोन काट दिया। अर्जुन एक परेशानी को समझ पाता। इतने में उस पर एक और नई परेशानी आ गई। ये शाम उसके लिए काफी भारी थी। अर्जुन जो साक्षी के लिए कुछ भी कर सकता था, उसने उसे उसकी गरीबी के कारण छोड़ दिया और उसके पास जो एक ही जॉब थी वो भी चली गई। अर्जुन सड़क पर पैदल चला जा रहा था, ये सोचते हुए कि आज उसके साथ बहुत कुछ हो गया। वो अंदर से खुद को टूटा हुआ महसूस कर पा रहा था। चलते चलते उसकी आंखों से आंसुओं की 2 बूंदें नीचे गिर गईं। उसने अपना चेहरा साफ किया और खुद से बोला, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मुझे अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी। उसने एक बड़ी सांस ली और खुद को संभाला। जहां अर्जुन खड़ा था वहां उसने एक आवाज सुनी, नहीं, ये फॉर्मूला भी गलत है, बल्कि इसका पूरा आधार ही गलत है। मुझे लगता है कि हमें इस प्रोजेक्ट को छोड़ देना चाहिए। अर्जुन ने ये सुनते ही उस आवाज की ओर देखा। लगभग 60 की उम्र का दिखने वाला आदमी सड़क के किनारे रखी बेंच पर बैठा फोन पर बात करते हुए कोई फॉर्मूला लिख रहा था। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि कई प्रयासों के बाद भी उसे वो नहीं मिल पा रहा था जिसके लिए वो कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने उसके पास जाकर जैसे ही एक नजर फॉर्मूले पर डाली, वो सही फॉर्मूला उसके दिमाग में आ गया। अर्जुन ने उस आदमी से कहा, जरा सुनिए सर, ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा। इतना बोलकर अर्जुन ने वो फॉर्मूला उस आदमी को लिखकर दे दिया। जैसे ही उसने फॉर्मूला देखा, उसके होश ही उड़ गए। वो आदमी खड़ा हुआ और अर्जुन की ओर देखते हुए बोला, तुमने इसे इतनी आसानी से कैसे लिख दिया? तुम जानते भी हो ये किस तरह का फॉर्मूला है? तब अर्जुन ने ठंडे सुर में कहा, जब सिस्टम में डेटा ट्रांसफर किया जाएगा तब ये फॉर्मूला काम आएगा और ये AI रोबोट्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्जुन की ये सारी बातें सुनकर वो आदमी बेहद खुश हुआ। साथ ही काफी हैरान भी था कि एक 20 साल के लड़के को इस सब की इतनी जानकारी कैसे है। उसने अपने बारे में बताया, मैं एक साइंटिस्ट डॉक्टर रामकृष्ण हूँ, पर तुम्हारे ज्ञान के आगे तो मैं भी कुछ नहीं। जिस फॉर्मूले को मैं और मेरी टीम पिछले 2 सालों में पूरा नहीं कर पाई, उसे तुमने पल भर में ही कर दिया, और वो भी बिल्कुल सही। अर्जुन ने कहा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अर्जुन अग्रवाल, आपसे मिलकर अच्छा लगा। डॉक्टर ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। वो समझ गए थे कि अर्जुन की स्थिति कुछ अच्छी नहीं चल रही थी। वो उसके तेज दिमाग की वजह से उसकी मदद करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, क्या तुम ये प्रोजेक्ट करना पसंद करोगे? मेरा मतलब रोबोट्स बनाने से है, क्योंकि पहले से ही मेरी इस प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और अगर तुमने रोबोट्स बना लिए तो शायद जो जिंदगी तुम अभी जी रहे हो वो बदल जाए। अर्जुन ने थोड़ा सोचा और बोला, पर मेरे पास ना ही कोई लैब है और ना ही कोई इक्विपमेंट्स, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? तुम चाहो तो मेरी लैब यूज कर सकते हो, वहां तुम्हारी जरूरत का सारा सामान होगा। डॉक्टर ने कहा, मैं अब अपने काम से बाहर जा रहा हूँ, कब तक लौटूंगा पता नहीं, तो तुम वो सब इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हो जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। डॉक्टर ने अपनी बात रखते हुए बोला। ये सुनकर अर्जुन काफी हद तक खुश दिखाई दे रहा था। उसने ये काम करने के लिए हां कर दी और डॉक्टर ने भी मुस्कुराते हुए अपनी लैब का पता अर्जुन को दे दिया। अर्जुन ने जाने से पहले कहा, आपका शुक्रिया डॉक्टर, इतनी बड़ी मदद से मैं ये काम 1 हफ्ते में कर सकता हूँ। डॉक्टर को उसका कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। इतने में उनकी कार वहां आई और वो उसमें बैठकर वहां से चले गए। अर्जुन भी जैसे ही उनकी लैब पर आया, वो उसे देखकर हैरान रह गया। डॉक्टर की लैब एक हाईटेक लैब थी।
उसने बिना समय गवाए काम शुरू कर दिया। मात्र 1 दिन और 2 रातें लगातार काम करने के बाद उसने वो बना लिया जिसके लिए वो मेहनत कर रहा था। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ और उसने अपनी आंखों के सामने बनाए गए रोबोट्स देखे तो वो बेहद खुश हुआ, पर साथ ही वो सोच रहा था कि ये रोबोट्स बनाना इतना आसान है कि मैंने 2 दिन में ही इन्हें बना लिया, और या फिर मुझसे गलतियां हुई हैं। अर्जुन ने 2 रोबोट्स बनाए थे जो कि बिल्कुल एक असली इंसान की तरह ही लग रहे थे। अब समय था उन रोबोट्स को टेस्ट करने का। अर्जुन ने उनसे एक सवाल पूछा, तो अब मुझे बताओ, तुम दोनों कौन हो? रोबोट्स ने जवाब दिया, हम AI प्रोग्राम से काम करने वाले रोबोटिक सिस्टम हैं जिन्हें तुमने बनाया है। वो दोनों केवल देखने में ही नहीं बल्कि बोलते समय भी इंसानों की तरह ही बात कर रहे थे। अर्जुन के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। तुम हो अर्जुन अग्रवाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट। उनमें से एक रोबोट ने कहा, रुको, मैंने अभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया, तो तुम्हें कैसे पता चला? अर्जुन ने पूछा। हमारे अंदर हर तरह का डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, जिससे सामने वाले के आई कांटेक्ट से ही हमें उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी, पर आपके अलावा कोई और इसे नहीं जान पाएगा। रोबोट्स ने कहा। अर्जुन ने इन दोनों को बिल्कुल अपनी कल्पना के साथ बनाया था। अर्जुन ने उन दोनों को अलग अलग नाम दिए, पहले का राघव और दूसरे का शक्ति। ये नाम पाकर राघव और शक्ति भी खुश हो गए। अर्जुन ने राघव और शक्ति की ओर देखकर बोला, तो मैंने तुम्हें भी बना लिया, लेकिन जैसे डॉक्टर रामकृष्ण ने कहा था कि उसके बाद मैं अपनी मुश्किलों को दूर कर पाऊंगा, पर यह होगा कैसे? ये सुनते ही राघव ने कहा, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें तुम्हारी परमिशन की जरूरत है। अर्जुन ने कहा। अच्छा ठीक है, मैंने दी परमिशन तुम्हें, पर तुम करने क्या वाले हो? राघव और शक्ति ने अपने सिस्टम में एक साथ काम करना शुरू किया और अगले ही पल बिना अर्जुन से कुछ मांगे उसकी सारी जानकारी जैसे नाम, पता, उम्र और साथ ही उसकी फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करके एक बैंक में अकाउंट बना दिया। तब शक्ति ने कहा, आपका सिटी बैंक में अकाउंट बना दिया गया है, और अब आपके अकाउंट में। शक्ति अपनी बात खत्म कर पाता, अर्जुन ने उसकी बात काटते हुए कहा, बैंक अकाउंट? उससे मुझे क्या करना जब अकाउंट में कोई पैसा ही ना हो? बैंक अकाउंट में पैसे भी आ गए। शक्ति ने कहा। कितने? अर्जुन ने शक्ति की बात पर बिना इंटरेस्ट दिखाए पूछा। 80 लाख करोड़। शक्ति ने कहा। कुछ पलों के लिए अर्जुन शांत हो गया, फिर हैरानी के साथ बोला, 80 लाख करोड़? ये कहां से आ गए? नहीं, ये मेरे नहीं हो सकते, ये आपके ही हैं। हमने इस अकाउंट को अपने सिस्टम की मदद से बिल्कुल नॉर्मल अकाउंट की तरह बनाया है, तो ये अकाउंट और उसके अंदर रखे सारे पैसे आपके हैं। राघव ने अर्जुन का डर दूर करते हुए कहा। सच में? ये सब सच में मेरे ही हैं? अर्जुन ने अपनी बात को पक्का करने के लिए पूछा। हाँ, ये सब आपके ही हैं। अगर ये कम है तो हम इन्हें और बढ़ा सकते हैं। शक्ति ने कहा। नहीं और नहीं, यही बहुत सारे हैं। अर्जुन ने खुशी जताते हुए कहा और उन दोनों को गले लगा लिया। अर्जुन को खुश देखकर राघव और शक्ति भी खुश हो गए। राघव ने अर्जुन से कहा, तुम कल सुबह बैंक जाकर ये पैसे ले भी सकते हो। अर्जुन ने हाँ कहा और उन दोनों को आराम करने के लिए बोलकर खुद भी सोने चला गया। अर्जुन को उस रात नींद नहीं आ रही थी। वो बस यही सोच रहा था कि कल बैंक जाकर पैसे लेने के बाद वो उनसे क्या क्या करने वाला था। अर्जुन नहीं जानता कि कल बैंक जाने पर उसके साथ क्या होगा और इतने पैसों से अब अर्जुन क्या करने वाला है। जानने के लिए जुड़े रहिए द सीक्रेट किंग से। राघव और शक्ति ने मिलकर अर्जुन के लिए एक बैंक अकाउंट बना दिया जिसमें 80 लाख करोड़ रुपए भी आ गए, जो कि अब अर्जुन के थे। राघव ने उसे कल बैंक जाकर पैसे लेने के लिए भी बोल दिया था। बेहद खुश होने के कारण अर्जुन को रात काटनी मुश्किल हो रही थी। अगली सुबह 10 बजे अर्जुन बैंक जाने के लिए तैयार था। तभी राघव और शक्ति ने उसे रोकते हुए कहा, अब हमें आगे क्या करना होगा सर? शक्ति ने पूछा। पहली बात, तुम मुझे सर मत बोलो। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझकर बनाया है और आगे भी तुम मेरे दोस्त रहोगे। अर्जुन ने कहा। दोस्त? राघव ने शांति के साथ पूछा। हाँ दोस्त, मैं चाहता हूँ तुम दोनों हमेशा मेरे साथ रहो। अर्जुन ने दोनों की आंखों में देखते हुए कहा। क्योंकि तुमने हमें बनाया है
तो तुम्हारे साथ रहकर जैसा तुम बोलो वो करने में हमें बेहद खुशी होगी। राघव ने कहा। तो मैं अभी सिटी बैंक जा रहा हूँ और वहाँ से अपने कॉलेज चला जाऊँगा। तब तक तुम चाहो तो खुद को और अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों और क्या कर सकते हो। अर्जुन ने कहा और बैंक के लिए निकल गया। उसे सिटी बैंक आने में ज्यादा देर नहीं लगी। वो सड़क के किनारे खड़े होकर बैंक और उसके आगे खड़ी महंगी महंगी कारों को देख रहा था। तभी उसके पीछे से हॉर्न करते हुए BMW के नए मॉडल की कार बराबर से होकर पार्किंग में जाती है। अर्जुन की नजरों में उस कार को देखकर चमक आ गई। कार के अंदर से एक आदमी बाहर आया और उसके बाद एक छोटे बालों वाली सुंदर लड़की, जिसने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था, अपने बालों में हाथ फेरते हुए कार से बाहर निकली। दिखने में वो लड़की उस आदमी की बेटी लग रही थी। अर्जुन जो कि उस कार को देख रहा था, तो उस आदमी ने अर्जुन को देखकर एक घमंडी मुस्कान दी। वो उन दोनों को बैंक के बराबर में बने VIP ऑफिस में जाते हुए देख रहा था। अर्जुन जिस काम के लिए यहां आया था उस पर ध्यान देते हुए बैंक के अंदर जाता है। बैंक में काफी भीड़ होने के कारण अंदर आते हुए अर्जुन को कोई नहीं देखता। अर्जुन अपने काम के लिए बैंक के मैनेजर का ऑफिस ढूंढने लगा। उसे ऑफिस मिल गया और जैसे ही अर्जुन मैनेजर के ऑफिस में आया, मैनेजर नरेंद्र कोटियाल ने बिना उसकी ओर देखे बोला, आइए सर, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी। फिर जैसे ही नरेंद्र ने सिर ऊपर करके अर्जुन और उसके कपड़ों को देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान शक और नफरत में बदल गई। उसने पैनी नजरों से अर्जुन को देखते हुए कहा, तो क्या वही है जिसे कल यहाँ सफाई के लिए काम पर आना था? कल आया क्यों नहीं था तू? और नाम क्या है तेरा? अर्जुन को एक शक था कि इस बैंक में उसका कोई अकाउंट है भी या नहीं, लेकिन राघव और शक्ति पर पूरा भरोसा होने की वजह से उसने हिम्मत करके बोला, नहीं सर, मैं यहाँ अपने अकाउंट से पैसे लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर नरेंद्र ने चिढ़ते हुए कहा, क्या पैसे लेने आया है? तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है और तू ये सोच भी कैसे सकता है कि इसमें तेरे जैसे एक फटीचर का कोई अकाउंट भी होगा? नहीं सर, मैं यहाँ अपने अकाउंट से पैसे ही लेने आया हूँ। अर्जुन ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, पहले तो तू बिना परमिशन के अंदर आ गया और आकर मेरा टाइम खराब कर रहा है। तू एक बार खुद को देख, तुझे जरा भी लगता है तेरी थोड़ी सी भी हैसियत है इस बैंक में अकाउंट रखने की? सीधी तरह यहाँ से बाहर चला जा, वरना सिक्योरिटी से धक्के मारकर निकलवाऊंगा। नरेंद्र ने गुस्से में कहा, सर अकाउंट तो है और आपने अगर उसे एक बार देख लिया तो आपको मेरी हैसियत भी पता चल जाएगी। आप एक बार चेक कर लीजिए। अर्जुन ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। सिटी बैंक अपने सभी खास कस्टमर्स को एक लाल रंग का VIP कार्ड देती, जिसे सब रेड VIP कार्ड कहते, जिनके अकाउंट्स खुद नरेंद्र कोटियाल संभालता। उसे नहीं लग रहा था कि अर्जुन के पास रेड VIP कार्ड होगा, पर फिर भी उसने अर्जुन की इतनी बात सुनकर कहा, ठीक है, देखता हूँ तेरा अकाउंट। क्योंकि तू सीधे मेरे ऑफिस में आ गया तो इसका मतलब तेरे पास रेड VIP कार्ड होना चाहिए। नहीं सर, मेरे पास कोई VIP कार्ड नहीं है। अर्जुन ने बिना झिझकते हुए कहा। क्या तेरे पास VIP कार्ड भी नहीं है? नरेंद्र ने अर्जुन को घूरते हुए कहा। निकल यहाँ से, बहुत दिमाग खराब कर चुका है तू मेरा। इतना बोलकर नरेंद्र अर्जुन को बाहर की ओर धक्का देने लगा। अर्जुन ने भी अब गुस्से में आकर कमरे के डोर को लॉक कर दिया। ये क्या कर रहा है बेटा? अब तो तू सीधा जेल जाएगा। ये बोलकर नरेंद्र ने अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन करने लगा। तब अर्जुन उसके सामने आया और बोला, देखिए सर, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, मैं अपने पैसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरे पास कोई कार्ड तो नहीं है, पर आप चाहो तो मेरी आईज या फिंगर स्कैन करके देख सकते हो। ये सुनकर नरेंद्र कुछ पलों के लिए रुका और सोचने लगा कि इस फटीचर को आईज और फिंगर स्कैन के बारे में कैसे पता। इसके बारे में तो बस बैंक के कुछ ही कस्टमर जानते हैं। उसने थोड़ा गुस्सा शांत किया और बोला, अगर इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो मैं सीधा पुलिस को फोन करूंगा। इतना कहकर नरेंद्र ने फिंगर और आई स्कैन करने के लिए 2 मशीनें निकाली, क्योंकि बड़े अकाउंट्स में ज्यादा सेफ्टी के लिए उन्हें कुछ इस तरह से खोला जाता। नरेंद्र ने पहले फिंगर स्कैन करने के लिए कहा और मशीन को अर्जुन की ओर आगे बढ़ा दिया। अर्जुन ने बिना देर किए अपनी फिंगर मशीन में लगा दी और जैसे ही नरेंद्र ने अपने फोन में देखा तो वहां कोई अकाउंट नहीं आया। अब तो तू जेल जाने के लिए तैयार हो जा, नरेंद्र ने हंसते हुए कहा और अपने फोन में 100 नंबर लिखकर डायल करने ही वाला था
तभी अर्जुन ने अपनी फिंगर को साफ करके जैसे ही वापस स्कैन किया तो मशीन से एक आवाज आई, अकाउंट नंबर 2844, नेम अर्जुन अग्रवाल। ये सुनकर नरेंद्र ने पुलिस को फोन न करके अपने फोन में देखा। उसमें अर्जुन अग्रवाल के नाम का अकाउंट आ गया, जिसमें अर्जुन की फोटो भी लगी थी। नरेंद्र को अब थोड़ी घबराहट होने लगी, क्योंकि अर्जुन का अकाउंट उसके फोन में आ चुका था। उसने आराम से अर्जुन को उसकी आई स्कैन करने के लिए बोला। इस बार अर्जुन के आई स्कैन करते ही अकाउंट की सारी जानकारी नरेंद्र के पास आ गई। उसने जैसे ही अकाउंट देखा तो उसके पसीने छूटने लगे। नरेंद्र ने डरते हुए कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। नरेंद्र को डरा देखकर अर्जुन समझ गया कि उसके अकाउंट की सारी जानकारी उसे पता चल गई। उसने शातिरता के साथ पूछा, तो कितने करोड़ हैं अकाउंट में? सर आपके अकाउंट में 80 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए हैं। नरेंद्र ने सहमते हुए कहा। अच्छा है, अब मुझे वो सारे लाकर दो। अर्जुन ने एक तीखी मुस्कान के साथ कहा, सर अभी मैं आपको सारे तो नहीं बल्कि कुछ करोड़ रुपए ही दे पाऊंगा, क्योंकि आपका अकाउंट इस पूरे बैंक में सबसे बड़ा अकाउंट है और इतनी बड़ी रकम एक साथ देना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नरेंद्र ने धीमी आवाज में कहा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन ने पूछा। सर अगर आप चाहो तो मैं आपको यहाँ का VIP कार्ड दे सकता हूँ, उसने जवाब दिया। अर्जुन ने उसकी बात सुनकर हाँ कहा। तब नरेंद्र खुद गया और 1 मिनट में उसके लिए रेड VIP कार्ड ले आया। वो कार्ड अर्जुन के हाथ में चमक रहा था और उस पर बड़े अक्षरों में उसका नाम भी लिखा था। नरेंद्र ने उसे अपना नंबर भी दिया और कहा कि अगर उसे बैंक का कोई भी काम हो तो वो उसे कभी भी कॉल कर सकता था। जब अर्जुन उठकर जाने लगा तब नरेंद्र ने एक बार फिर उससे माफी मांगते हुए कहा, सर मुझे मेरे बर्ताव के लिए प्लीज माफ कर दीजिए। अर्जुन बेहद खुश था, इसीलिए उसने नरेंद्र को बिना कुछ कहे माफ कर दिया। ये सुनते ही उसने चैन की सांस ली और सोचने लगा कि ये लड़का इतना अमीर है पर इसमें जरा भी घमंड नहीं। इधर अर्जुन ने भी खुशी में बैंक से बाहर जाने के लिए जैसे ही दरवाजा बाहर की ओर खोला तो जिस आदमी को उसने कार से उतरते समय देखा था, दरवाजा खुलते ही वो उसके सर पर कुछ हल्के से लगा। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, फिर अर्जुन को देखते ही मुंह बनाकर बोला, अबे आंखें घर छोड़कर आया है, तुझे मैं आते हुए दिखाई नहीं दिया? अर्जुन को पता था कि उस आदमी को दरवाजा इतनी भी जोर से नहीं लगा, इसलिए उसने माफी मांगी और बिना उसकी ओर देखे वहां से चला गया। जाते हुए अर्जुन को देखकर उस आदमी ने गुस्से में कहा, ये फटीचर लोग बैंक में करने क्या आते हैं जब इनके पास कुछ है ही नहीं, और इससे तो मैं यहीं पर टकरा गया, अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। इतना बोलकर वो बैंक में चला गया। अर्जुन भी अपने कॉलेज के लिए निकल गया। बेहद पुरानी सी दिखने वाली टी-शर्ट जिसका रंग काफी हल्का, साधारण सी जीन्स पैंट और पैरों में चप्पल के साथ रास्ते में चलते हुए अर्जुन को आज एक नया एहसास हो रहा था। कहां तो कभी उसे सड़क पर इस तरह चलते हुए अपमान, शर्म और सर झुकाते हुए चलना पड़ता, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक खुशी दिखाई पड़ रही थी। चलते हुए दीवार पर उसने एक पोस्टर देखा जिसमें बने हुए बड़े बड़े घर येलो वैली में बिकने वाले थे। उसने अपने माता पिता के लिए वहां एक घर खरीदने के बारे में सोचा, इसीलिए अर्जुन कॉलेज न जाकर पहले येलो वैली जाने लगा। अगले 10 मिनट में अर्जुन वहां पहुंच गया। वहां काफी बड़े इलाके में घर बने थे। एक घर जो कि बिल्कुल बीच में बना था और जिसके बगीचे में बेहद खूबसूरत फूल लगे थे, वो दिखने में ही काफी महंगा पड़ रहा था। अर्जुन येलो वैली के बने ऑफिस में आ गया। ऑफिस में कुछ 4 एजेंट लड़कियां थीं, जिसमें 3 पहले ही दूसरे लोगों को घरों के बारे में समझा रही थीं। अर्जुन ने उस एक लड़की के पास जाकर बोला, जरा सुनिए, मुझे यहाँ एक घर खरीदना है, क्या आप मुझे इनके बारे में कुछ बता सकती हैं? उस लड़की को लगा कि अर्जुन यहाँ बस AC की हवा लेने आया है, इसीलिए उसने अर्जुन से कहा, सर हम काफ़ी बिजी हैं तो आप हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए। हाँ तो मैंने कब कहा मैं यहाँ टाइम पास के लिए आया हूँ, मुझे यहाँ एक घर खरीदना है। अर्जुन ने सुनते ही कहा। उस लड़की को लगा कि अर्जुन बेकार की जिद कर रहा है, इसलिए उसने घरों के बारे में बताना शुरू कर दिया, पर वो घरों की बस कीमत बता रही थी ताकि अर्जुन यहाँ से जल्द चला जाए। उसने 3 घरों के बारे में बताया। ये वाला 8 लाख का है, ये 12 लाख और ऊपर वाला 20 लाख रुपए का। क्या अभी भी आपको यहाँ पर घर खरीदना है?
उस लड़की ने बस सबसे सस्ते घरों के बारे में बताया। ये सुनकर अर्जुन सोचने लगा कि उसे कौन सा घर लेना चाहिए। तभी ऑफिस में एक आदमी अंदर आया। ये वही था जो अर्जुन को बैंक में मिला था। उस आदमी ने जैसे ही अर्जुन को यहाँ देखा तो उसने अर्जुन के पास आते हुए बोला, तू क्या मेरा पीछा कर रहा है? पहले मुझे बैंक में चोट पहुंचाई और अब यहाँ भी आ गया। मैं क्यों आपका पीछा करूंगा? मैं यहाँ आपसे पहले आया हूँ, तो ये बात मुझे कहनी चाहिए कि आप मेरा पीछा कर रहे हो। अर्जुन ने जवाब देते हुए कहा, रही बात चोट पहुंचाने की, तो वो मैंने जानबूझकर नहीं किया था और उसके लिए मैंने आपसे माफी भी मांग ली थी। अर्जुन को ऐसे बोलता देख उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, तेरे जैसा 2 कौड़ी का आदमी क्या यहाँ घर खरीदने आया है? तुझे मालूम भी है यहाँ सबसे सस्ते घर की कीमत ही लाखों में है, और तुझे देखकर लगता तो नहीं कि तेरी जेब में 1000 भी होंगे। इतना कहकर वो आदमी उस लड़की की ओर देखकर हंसने लगा। उस आदमी की बातें सुनकर वो लड़की भी बोल पड़ी, आपने सही कहा सर, ये घर तो ऐसे देख रहा है जैसे बहुत बड़ा करोड़पति है। अर्जुन ने उन दोनों की बात पर ध्यान नहीं दिया और उस लड़की से कहा, मैं ये वाला घर लेना चाहता हूँ। उसने 20 लाख वाले घर पर इशारा करते हुए कहा। उस आदमी ने जैसे ही देखा कि अर्जुन 20 लाख वाला घर खरीदने की बात कर रहा है तो उसने अर्जुन को रोकते हुए कहा, अरे ओ रुक जा, उसे खरीदने के लिए तुझे खुद को बेचना पड़ जाएगा। अर्जुन ने उसे एक बार देखा, फिर अपनी जेब से रेड VIP कार्ड निकाला और उस लड़की को देते हुए कहा, ये लो, मैं सारा पेमेंट एक साथ करूंगा। उस लड़की ने कार्ड लेते हुए पूछा, सर आप ये घर खरीद रहे हैं ना? क्योंकि हम पेमेंट लेने के बाद उसे वापस नहीं करते। मुझे घर खरीदना है और उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अर्जुन ने कहा। उस लड़की ने भी जैसे ही कार्ड से पेमेंट लिया तो वहां पर खड़े सभी लोग हैरान होकर एक दूसरे से बात करने लगे। इस लड़के ने 20 लाख का घर यूं ही खरीद लिया। सही कहा, इतने सारे पैसों के बारे में तो हमें दिन रात सोचना पड़ता। सर आपने यहाँ घर खरीदा, उसके लिए थैंक यू। ये लीजिए आपका कार्ड। उस लड़की ने अर्जुन को उसका कार्ड देते हुए कहा, नहीं, ये एक घर खरीदकर तू क्या खुद को शाना समझ रहा है? उस आदमी ने अर्जुन से कहा। अर्जुन कुछ बोल पाता। उस आदमी ने आगे कहा, अगर तेरे पास इतना ही पैसा है तो तू यहाँ का सबसे महंगा घर क्यों नहीं खरीदता? तुझे तेरी औकात पता चल जाएगी। वो अर्जुन को कंगाल करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि काफी हद तक अमीर होने के बावजूद वो येलो वैली का सबसे महंगा घर नहीं खरीद पा रहा था। वो आज अर्जुन को शर्मिंदा होते देखना चाहता था। उस आदमी की ये बात सुनकर अर्जुन को बेहद गुस्सा आ गया। उसने पहले तो उस आदमी को घूरते हुए देखा, फिर उस लड़की को वापस अपना कार्ड देते हुए कहा, मुझे यहाँ का सबसे महंगा घर भी खरीदना है। सर आपने तो यहाँ के सबसे महंगे घर की कीमत भी नहीं पूछी। उस लड़की ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने का है, मैं उसे भी खरीदना चाहता हूँ। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, सर वो 8 करोड़ रुपए का है। क्या आप सच में उसे? मैंने कहा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने करोड़ का है। लड़की अपनी बात खत्म कर पाती, अर्जुन ने उसकी बात काटते हुए कहा। अर्जुन को सबसे महंगा घर खरीदते देख सबके दिमाग में यही सवाल था कि आखिर अर्जुन कितना अमीर है। उस आदमी के तो होश ही उड़ गए। उसकी और अर्जुन की कोई बराबरी नहीं थी। वो खुद को अर्जुन के आगे छोटा महसूस कर रहा था। अर्जुन ने अपना कार्ड और उन दोनों घरों के पेपर्स लिए, फिर कॉलेज के लिए निकल गया। वो आदमी भी अर्जुन के पीछे आया और बोला, सर मुझे माफ कर दीजिए, पर अगर आप सच में इतने ही बड़े आदमी हैं तो फिर आप इस तरह से क्यों हो? मेरा मतलब आपके कपड़े बेहद ही साधारण हैं कि कोई भी आपको गलत समझ ले। मुझे साधारण बनकर रहना पसंद है, और क्योंकि तुम बुरे आदमी नहीं लगते इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया। अर्जुन ने कहा। ये सुनकर वो आदमी सोचने लगा, ये लड़का दिल से कितना साफ है। मैंने इसे इतना कुछ बोला और इसने मुझे ऐसे ही माफ कर दिया। उसने अर्जुन को अपने बारे में बताते हुए कहा, मेरा नाम आदिराज है और मैं गीता ग्रुप्स का मालिक हूँ। अगर मैं कभी भी किसी भी तरह से आपके काम आऊँ तो बस एक बार याद करना, मैं आपके लिए आधी रात में भी तैयार रहूँगा। मैं हूँ अर्जुन अग्रवाल। आपसे मिलकर अच्छा लगा और मैं आपको जरूर याद करूँगा, पर अभी मुझे अपने कॉलेज जाना होगा। अर्जुन ने कहा। अगर तुम कॉलेज जा रहे हो तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ सकता हूँ। आदिराज ने पूछा। नहीं, मैं चला जाऊंगा, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। अर्जुन ने कहा। तभी आदिराज का फोन आया, जिसकी वजह से उसने अर्जुन को देखा और वहां से चला गया। अर्जुन भी कॉलेज के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो भी निकल गया। जाते हुए उसने अपने माता पिता को फोन करके घर के बारे में बता दिया और उन्हें वहां जाने के लिए भी बोल दिया।
उन्होंने अर्जुन से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो उसने बाद में सब कुछ बताने के लिए बोला। अर्जुन कॉलेज पहुंच गया था और वो अब साक्षी का सामना करने के लिए भी तैयार था। क्या होगा जब अर्जुन और साक्षी आमने सामने होंगे, और क्या साक्षी को पता चल पाएगा कि अर्जुन की जिंदगी रातों रात बदल चुकी है? क्या होने वाला है अब आगे, जानने के लिए जुड़े रहिए द सीक्रेट किंग से। येलो वैली में घर खरीदते समय अर्जुन वहां आदिराज से मिला, जिसने बताया कि वो गीता ग्रुप्स का मालिक है। जब वो अर्जुन से बात कर रहा था तो उसके पास एक कॉल आई, जिसकी वजह से वो येलो वैली से चला गया। अर्जुन भी अपने कॉलेज आ गया था। इधर राघव और शक्ति ने मिलकर खुद को इतना डेवलप कर लिया कि उन्होंने अपनी नई टेक्नोलॉजी से एक ऐसा ट्रांसमीटर बनाया जिसकी मदद से वो अर्जुन के साथ हर समय जुड़े रह सकते और उसके आसपास कुछ भी होगा तो उसके बारे में वो अर्जुन को बता सके। इस ट्रांसमीटर को उन्होंने भेजकर अर्जुन के कान के पीछे भी लगा दिया। वो ट्रांसमीटर इतना छोटा था कि अर्जुन को महसूस ही नहीं हुआ कि उसके कान के पीछे कुछ लगा भी है। अभी अर्जुन की क्लास शुरू होने में कुछ देर थी। सूरज भी अब सर पर आ गया था, इसलिए अर्जुन गैलरी से होकर अपनी क्लास में जा ही रहा था। तभी पीछे से किसी के जोर से बोलने की आवाज आई। अरे देखो कौन आया है। अर्जुन ने ये आवाज पहचान ली। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दो लड़के अर्जुन की ओर बढ़े आ रहे थे। वो अर्जुन के रूममेट्स गणेश और कार्तिक थे और ये आवाज कार्तिक की ही थी। वो अर्जुन को देखकर बेहद खुश हुए। वो दोनों उसके पास आए। तब गणेश ने अर्जुन से पूछा, भाई तू ठीक तो है ना? जो साक्षी ने किया उसकी वजह से हमें तेरी फिक्र हो रही थी। तभी कार्तिक ने भी पूछा, तू कल कॉलेज क्यों नहीं आया? और तू 2 दिनों से हमारी कॉल्स क्यों नहीं ले रहा? देख भाई ये सब होते रहता है तो ज्यादा दिल पर मत ले। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल अपना कुछ जरूरी काम खत्म कर रहा था और ये दिल पर लेने वाली बात का क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। अर्जुन ने उन दोनों से कहा, तेरे और साक्षी के अलग होने के बारे में सबको पता चल गया और सब ये भी जानते हैं कि वो अब राज के साथ है। गणेश ने जवाब दिया, देखो ये साक्षी की मर्जी थी जो उसने मुझे छोड़ा, और तुम्हारे जैसे दोस्त हैं तो फिर मुझे परेशान होने की क्या जरूरत? अर्जुन ने खुशी जताते हुए कहा, हाँ भाई हम भी जानते हैं कि उसके जैसी लड़की तेरे लायक ही नहीं थी। कार्तिक ने कहा, पर ये गौतम कहाँ है? उसने आगे पूछा। यहाँ है गौतम। उनके पीछे से एक और आवाज आई। ये अर्जुन का एक और रूममेट गौतम था। गौतम, गणेश और कार्तिक ये तीनों स्कूल के दिनों से ही अर्जुन के दोस्त हैं और उन चारों में कार्तिक ही सबसे ज्यादा हंसी मजाक करता। उन्हें पता था कि अर्जुन खुद का खर्च भी सही से नहीं उठा पाता, इसीलिए वो हर तरह से उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटते। 1-2 टीचर्स और उसके कुछ दोस्तों को छोड़कर ज्यादातर सभी लोग अर्जुन की गरीबी का मजाक उड़ाते। वो चारों बातें करते हुए क्लासरूम की ओर जाने लगे। क्लासरूम में आते ही उन्होंने देखा कि साक्षी और राज एक साथ बैठे हंसते हुए बातें कर रहे थे। उन दोनों को देखकर अर्जुन शांत होकर अपनी जगह पर बैठने जा ही रहा था। तब साक्षी ने अर्जुन को देख लिया और उसे जलाने के लिए तेज आवाज में बोली, राज उस दिन मैं ज्यादा शॉपिंग नहीं कर पाई थी, इसलिए आज हम फिर से शॉपिंग के लिए चलेंगे। राज ने भी अर्जुन को देख लिया। तब उसने भी कहा, जैसा बेबी चाहेंगी वैसा ही होगा। और बस शॉपिंग ही क्यों, हम दोनों साथ में मूवी के लिए भी चलेंगे। सुना है एक नई रोमांटिक मूवी आई है, साक्षी को हम चुरा लेंगे। ये सुनकर सबका ध्यान साक्षी और राज की ओर ही आ गया। अर्जुन बिना किसी भाव के उन्हें देख रहा था। गौतम, गणेश और कार्तिक को भी उन पर गुस्सा आ रहा था। साक्षी ने अपनी बात में आगे कहा, यहाँ एक भिखारी है जिसकी ये सब करने की कोई औकात नहीं। वो बस सपने ही देख सकता है, बल्कि उसे सपने देखने का भी हक नहीं। इस बार तो कार्तिक का खून खौल उठा। वो साक्षी की ओर बढ़ा और बोला, तू अर्जुन की औकात की बात कर रही है? पैसों के पीछे जाने वाली तू है जिसका खुद का कोई ईमान नहीं। राज देखो ना, ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है। साक्षी ने मासूम आंखों के साथ राज से कहा, कार्तिक अपनी हद में रहकर बात कर। तू ये सब मेरी गर्लफ्रेंड को बोल रहा है, इसका मतलब मुझे बोल रहा है। राज ने घूरते हुए कार्तिक से बोला, मैं अपनी हद में ही हूँ और ये सब जानते हैं कि तू एक नंबर का घटिया इंसान है, जो कि अब साक्षी के साथ इसीलिए है ताकि तू उसका फायदा उठा सके। कार्तिक ने भी सीधा जवाब देते हुए कहा,
कार्तिक को उसके लिए बोलता देख अर्जुन को भी अच्छा लग रहा था, लेकिन इस बार राज को गुस्सा आ गया और वो कार्तिक को मारने वाला था। तभी अर्जुन ने बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुझे साक्षी मिल गई ना, तो अब मेरे दोस्तों से दूरी बनाकर रख। तू मेरे राज मल्होत्रा के रास्ते में आया, तुझे और नहीं जीना क्या? लगता है कि तू भूल गया मैं कौन हूँ, मेरे पास कितना पैसा है और मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। राज ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ, पर एक बात तू भी याद रखना, जिस पैसे और रुतबे का तुझ में इतना घमंड है वो हमेशा तेरे पास नहीं रहेगा। अर्जुन ने भी उसे गुस्से में भरी आंखों से घूरते हुए कहा, तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो तू मेरे सामने बोलने लगा? ये बोलकर राज ने अर्जुन की टी शर्ट पकड़ ली। गौतम, गणेश और कार्तिक अर्जुन के पीछे आकर खड़े हो गए। उन तीनों को एक साथ देखकर राज रुक गया और इसी समय राघव और शक्ति भी उन तीनों को अर्जुन के पीछे खड़ा देख रहे थे। हमें तेरे पैसे और ताकत से कोई मतलब नहीं, यहाँ तो हम लोगों में से ही एक है, इसलिए अगर मार नहीं खानी तो निकल यहाँ से। गौतम ने कहा, गौतम, गणेश, कार्तिक, मैंने तुम तीनों को हमेशा बोला कि इस फटीचर के साथ रहना बंद करके मेरे साथ आओ, हम जिंदगी के असली मजे करेंगे, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखना मैं इसके साथ साथ तुम्हारा भी क्या हाल करूंगा। राज ने उन तीनों से कहा, हाँ ठीक है, कर लेना जो तुझे करना हो। गणेश ने आगे आते हुए जवाब दिया, चलो यहाँ से साक्षी, इन्हें फिर कभी देखेंगे। राज ने साक्षी का हाथ पकड़ा और क्लासरूम से बाहर निकल गया। ये तो अपनी बेबी को लेकर भाग गया। गणेश ने हंसते हुए कहा, सही कहा, अगर वो कुछ और बोल जाता तो अर्जुन उसे बहुत मारता। पता है ना, हम सब में से दिमाग और ताकत सबसे ज्यादा अर्जुन के पास ही है। कार्तिक ने भी गणेश के साथ हंसते हुए कहा, दोस्तों, जो अभी तुमने मेरे लिए बोला उसके लिए तुम तीनों का शुक्रिया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। तब प्रीति, जो कि साक्षी की दोस्त थी और जिसने अर्जुन को उससे मिलवाया था, वो अर्जुन के पास आई और बोली, अर्जुन, मुझे भी माफ कर दो। अगर मुझे पहले पता होता कि साक्षी पैसों के लिए तुम्हें धोखा देगी तो मैं उसे तुमसे कभी नहीं मिलाती। कोई बात नहीं प्रीति, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अर्जुन ने जवाब दिया। तब प्रीति ने आगे कहा, तुम साक्षी को भूल जाओ और उसे भुलाने के लिए क्यों ना आज हम दोनों बाहर खाना खाने चलें, उससे तुम्हें भी अच्छा लगेगा। नहीं, आज नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं, तो मैं तुम्हें फिर कभी किसी और अच्छी जगह लेकर चलूंगा। अर्जुन ने अपनी बात रखते हुए कहा। इतने में क्लास के अंदर प्रोफेसर आए और अपनी क्लास लेने लगे। सारी क्लासेस लेने के बाद वो चारों फ्री हो गए। तब गौतम के पास एक मैसेज आया। उसे पढ़ने के बाद गौतम ने उन तीनों से कहा, सुनो, तुम तीनों मेरे साथ कॉलेज के सामने वाले कैफे में चल रहे हो। अर्जुन, गणेश और कार्तिक, जो कि अपनी ही मस्ती में चल रहे थे, गौतम ने अभी जो भी बोला उस पर उन्होंने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। गौतम ने उन्हें रोककर फिर से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों मेरे साथ कॉलेज के सामने वाले कैफे में चलो। क्यों, वहाँ कुछ होने वाला है क्या? गणेश ने पूछा। किसी ने मुझे कॉफी के लिए बुलाया है और वहाँ उसकी दोस्त भी आ रही हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों भी मेरे साथ चलो। गौतम ने कहा। वैसे किसने बुलाया है तुझे? अर्जुन ने पूछा। पक्का हिस्ट्री डिपार्टमेंट वाली प्राची ने ही बुलाया होगा। 2 रातों से इसकी मीठी मीठी बातें सुन रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा। कार्तिक ने कहा। अरे यार, अब तुम लोगों से क्या छुपाना। एक बार हम क्लास में साथ बैठे थे, तब उसने मुझे अपना नंबर दिया और तभी से मैं और प्राची डेट कर रहे हैं। आज वो मुझे अपनी रूममेट से मिलाने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरा साथ देने के लिए वहाँ चलो। गौतम ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। क्यों नहीं, क्या पता तेरी गर्लफ्रेंड की रूममेट से मिलकर हमारा भी कुछ हो जाए। क्या बोलते हो कार्तिक भाई? गणेश ने हंसते हुए कार्तिक से कहा। कार्तिक ने भी साथ चलने के लिए हाँ बोल दिया। नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम लोग जाओ। अर्जुन ने धीरे से कहा। तेरा साथ चलना सबसे ज्यादा जरूरी है। उन लड़कियों के पास सुंदरता होगी तो उन्हें दिखाने के लिए हमारे पास कॉलेज का टॉपर अर्जुन अग्रवाल होना चाहिए ना। इसलिए अपने बहाने बंद करके साक्षी को भूल और हमारे साथ चल। गौतम ने अर्जुन पर जोर देते हुए कहा। अच्छा ठीक है, आता हूँ मैं भी। अर्जुन ने तिरछी नजरों से कहा। कॉलेज से निकलने के बाद वो चारों उस कैफे पर जा रहे थे। तभी अर्जुन के कानों में एक आवाज आई। अर्जुन, जिस आधी रात से तुम मिले थे वो किसी तरह की मुश्किल में है। ये आवाज सुनकर अर्जुन इधर उधर देखने लगा। उसने गौतम, गणेश और कार्तिक को आगे जाने के लिए बोला और फिर आराम से कहा, कौन हो तुम और कहां से बोल रहे हो? हम राघव और शक्ति हैं। अब हम हर समय तुम्हारे साथ जुड़े रह सकते हैं। उधर से शक्ति ने जवाब दिया। तुम दोनों हो? लेकिन एक मिनट,
तुम्हें कैसे पता चला कि आदिराज मुश्किल में है? अर्जुन ने पूछा। हम कुछ टेस्टिंग के लिए तुम्हारे आसपास आ रहे सभी अनजान लोगों पर नजर रख रहे हैं, इसीलिए हमें आदिराज के बारे में भी पता चला, पर अभी हम ये नहीं बता सकते कि वो किस तरह की मुश्किल में है। शक्ति ने कहा। समझ गया, मैं ये देख लूंगा, अर्जुन ने कहा और वो भी अंदर आने लगा। अंदर एक टेबल पर दो लड़कियां एक दूसरे से बातें कर रही थीं। वो प्राची और उसकी दोस्त त्रिशा थी। गौतम और वो दोनों भी अर्जुन को पीछे छोड़कर उनके पास अंदर आ गए। प्राची ने उन तीनों को बैठने के लिए बोला। तब अर्जुन भी आ गया और वो गणेश और कार्तिक के बीच में आकर बैठ गया। इनसे मिलो, ये है मेरे सबसे खास दोस्त अर्जुन, गणेश और कार्तिक। गौतम ने उन तीनों के बारे में बताते हुए कहा। हेलो भाभी जी, कार्तिक ने कहा और उसके ऐसा बोलते ही गौतम डरते और शर्माते हुए प्राची की ओर देखने लगा। ये मेरी दोस्त त्रिशा है और दो अभी आने वाली हैं। प्राची ने अपनी दोस्त की ओर इशारा करते हुए कहा। अरे वो देखो, गीता और अदिति भी आ गईं। उसने अंदर आती हुई दो लड़कियों को देखते हुए बोला। अर्जुन ने गीता को पहचान लिया। उसने गीता को आदिराज के साथ बैंक में देखा था। वो दोनों भी बाकी सबके पास आकर बैठी तो गीता ने भी अर्जुन को देख लिया। तब उसने कहा, तुम आज सुबह बैंक के बाहर थे ना? मुझे माफ कर दो, तुम्हें देखकर मेरे पापा ने काफी गलत बातें बोली, जिसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने आदिराज जी से बातें की थी, वो काफी अच्छे स्वभाव के इंसान हैं। अर्जुन ने कहा और सोचने लगा कि इस लड़की में सुंदरता के साथ सुंदर दिल भी है। इसने सबके सामने उस गलती की माफी मांगी जो इसने किया भी नहीं था। जब से आदिराज ने अर्जुन के बारे में गीता से बोला था, तब से उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, पर अब अर्जुन के ये बोलते ही वो खुश हो गई। गीता ऐसी ही है, सबकी फिक्र करती है और सबके बारे में अच्छा सोचती है, चाहे ये उन्हें जानती भी ना हो। प्राची ने ये सब सुनकर कहा। कुछ देर बाद सभी हंसते हुए बातें कर रहे थे, पर अर्जुन कुछ सोचने लगा। जैसा राघव और शक्ति ने उसे बताया कि आदिराज किसी तरह की मुश्किल में है, पर अगर ऐसा कुछ होता तो गीता यहां बैठकर हंसते हुए बातें नहीं करती। पहले तो उसने गीता से इस बारे में जानने के बारे में सोचा, लेकिन फिर वो रुक गया। अर्जुन ये सब सोच रहा था, तभी उसकी नजर अंदर आते हुए राज पर पड़ती है। वो सीधे कैश काउंटर पर गया और वहां से बियर खरीदकर पीछे मुड़ा तो उसने अर्जुन और बाकी सबको वहां बैठा देखा। उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। फिर उसने गीता को भी वहां पर हंसते हुए देखा। वो उनके पास आया और गीता से बोला, वाह गीता, किसी को परेशानी में ऐसे खुश होते नहीं देखा जैसे तू हो रही है। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलो। गीता ने बिना भाव दिए पूछा। तब राज बोला, मुझसे क्या पूछती है? अपने बाप से जाकर पूछ। और हाँ, बोल देना आदिराज को, उसके पास कल तक का समय है 10 करोड़ के साथ 5 करोड़ का ब्याज देने के लिए। ये क्या बकवास कर रहे हो? गीता ने गुस्से में कहा। बकवास नहीं, तुम्हारी सच्चाई बता रहा हूँ। अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा सब कुछ हमारा होगा और तब तो तू भी मेरी होगी। राज ने घमंड दिखाते हुए कहा। एक और बात, अगर आदिराज मेरे पापा के कदमों में आकर गिरेगा तो उसके बारे में हम कुछ सोचेंगे। उसने आगे कहा और हंसते हुए वहां से चला गया। गीता ने बिना समय गवाए आदिराज को फोन लगाया। आदिराज के उधर से बोलते ही गीता ने पूछा, पापा मुझे सच बताइए, क्या कोई बड़ी परेशानी आई है? हाँ बेटी, मैंने मल्होत्रा जी से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ पैसे उधार लिए थे, पर उन्होंने मुझे धोखा दिया और समय से पहले ही पैसे मांगने लगे, जो कि अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। आदिराज ने उदासी से कहा और फोन काट दिया। अर्जुन के साथ सभी ने आदिराज की सारी बातें सुन ली और उन्हें भी बेहद गुस्सा आ रहा था। गीता वहां से उठकर चली गई। अर्जुन जाती हुई गीता को देख रहा था। तो मल्होत्रा ने आदिराज को पूरी तरह से अपनी चालों में फंसा ही लिया। देखने वाली बात है कि अब आदिराज के साथ क्या होगा। तुम अपनी नजरें बनाए रखो और हर पल की खबर मुझे देते रहो। कोई आदमी फोन पर किसी से आदिराज के बारे में बात कर रहा था। मल्होत्रा ने आदिराज को किस तरह से धोखा दिया? कौन था वो आदमी? क्या चाहता है वो? और क्या अर्जुन आदिराज की मदद के लिए आगे आएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए द सीक्रेट किंग से। जब सभी कैफे में बातें कर रहे थे तो उसी समय राज वहां आया और गीता को धमकी देकर निकल गया। तब सबको आदिराज के बारे में पता चला कि मल्होत्रा ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। अपने पापा से बात करने के बाद गीता वहां से चली गई
और उसके जाने के तुरंत बाद ही सब लोग भी एक एक करके निकल गए। गौतम प्राची को छोड़ने के लिए उसके साथ चला गया। गणेश और कार्तिक भी अर्जुन को अपने साथ हॉस्टल लेकर जाने लगे। रास्ते में वो तीनों गीता के बारे में ही सोच रहे थे। कार्तिक ने कहा, राज के आने से पहले सब लोग कितने खुश थे, पर उसने आकर सारी खुशी बिगाड़ दी। मैं तो उन 15 करोड़ रुपए के बारे में सोच रहा हूँ। गीता के पापा कल तक इतनी बड़ी रकम कैसे देंगे? गणेश ने भी कहा, तुम दोनों जाओ, मुझे अपने काम से किसी और जगह जाना है। अर्जुन ने उन दोनों की बातें सुनकर कहा, ठीक है, पर हॉस्टल आ जाना। हमें गीता के पापा की मदद के लिए कुछ सोचना ही होगा। गणेश ने कहा और वो दोनों आगे चले गए। अर्जुन ने जब देखा कि वो दोनों काफी आगे चले गए हैं, तब उसने कहा, राघव, शक्ति, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ, हम सुन सकते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि तुम अब आदिराज और मल्होत्रा के बीच जो कुछ हुआ है वो जानना चाहते हो, इसलिए हमने सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही निकाल ली है। उधर से उन्होंने जवाब दिया, अच्छा किया, मुझे सब कुछ बताओ कि उनके बीच क्या हुआ है। अर्जुन ने कहा। तब राघव ने बताना शुरू किया, तो ये बात है लगभग 2 महीने पहले की, जब आदिराज को 10 करोड़ रुपए की जरूरत थी, इसलिए वो मल्होत्रा के ऑफिस गए। मल्होत्रा ने उन्हें पैसे दे दिए और 5 करोड़ का ब्याज लगाकर 2 साल का समय दिया। आदिराज ने भी ब्याज को मान लिया और सभी डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए, पर वो उन डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी लेना भूल गए, जिसका मल्होत्रा ने फायदा उठा लिया। उसने डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाए और उन पर आदिराज के साइन लगा दिए, जिसकी वजह से वो अब आदिराज के ऊपर दबाव बना रहा है। ऐसा क्या लिखा है उन डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स में जो आदिराज इतने परेशान है? अर्जुन ने पूछा। उन डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि अगर आदिराज ने 2 महीने में 15 करोड़ रुपए और अपने बिजनेस का आधा हिस्सा या फिर उसके बदले में और 5 करोड़ मतलब पूरे 20 करोड़ रुपए नहीं दिए, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, पूरा बिजनेस और बैंक बैलेंस सब कुछ मल्होत्रा का हो जाएगा। राघव ने कहा, तो अब क्या किया जा सकता है? अर्जुन ने पूछा। मल्होत्रा को गलत साबित किया जा सकता था, पर उसने असली डॉक्यूमेंट्स जला दिए, और शायद उसके पीछे कोई और भी है जो उसे ये सब करने के लिए बोल रहा है। राघव ने कहा, तो ये बात है, मैं आदिराज से मिलने जा रहा हूँ, तुम उस आदमी के बारे में पता करो। अर्जुन ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा और वहीं से ही आदिराज के घर जाने के लिए निकल गया। कुछ देर बाद वो उसके घर पहुंच गया। अर्जुन ने देखा कि आदिराज अपने गार्डन में अकेले बैठा आसमान की ओर देख रहा था। जब आदिराज ने अर्जुन को अपने सामने आते हुए देखा तो वो खड़ा हुआ और बोला, अर्जुन, तुम यहाँ कैसे? कुछ काम था क्या? बोलो, क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? मुझे कोई काम नहीं है, बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप ठीक हैं? आप काफ़ी उदास लग रहे हो। अर्जुन ने पूछा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आदिराज ने जवाब दिया। आप झूठ बोल रहे हो, मैं जानता हूँ कि आप कितनी बड़ी मुश्किल में हो। अर्जुन ने सुनते ही कहा, तुम कैसे जानते हो कि मेरे साथ क्या हुआ है? आदिराज ने पूछा। हम कुछ दोस्त और आपकी बेटी साथ ही थे, तब पता चला, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। अर्जुन ने कहा, पर तुम क्यों मेरी मदद करना चाहते हो? आदिराज ने फिर से पूछा। आधी रात में जरूरत पड़ने पर आने के लिए बस आप ही नहीं, मैं भी हूँ। अर्जुन ने कहा, मैं जानता हूँ कि मल्होत्रा ने आपको किस तरह से धोखा दिया। उसने असली डॉक्यूमेंट्स जला दिए, तो बताइए कि अब क्या कर सकते हैं? उसने आगे कहा, अब तुम्हें ये किसने बताया कि मल्होत्रा ने असली डॉक्यूमेंट्स भी जला दिए? आदिराज ने पूछा और सोचने लगा कि अर्जुन को असली और नकली डॉक्यूमेंट्स के बारे में कैसे पता। उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, यहाँ तक कि गीता को भी नहीं। आप ये सब छोड़कर बताइए ना कि अब क्या हो सकता है? उसने आदिराज की बात काटते हुए कहा, मल्होत्रा की नज़र मेरे कारोबार पर है, लेकिन अगर मैं उसे 20 करोड़ रुपए दे दूं, तो वो मेरा पीछा छोड़ देगा। हर जगह से मेरे पास 7 करोड़ का ही बंदोबस्त हो पाया है। सुबह बैंक में लोन लेने के लिए गया था, पर नहीं मिला। येलो वैली में अपनी कुछ प्रॉपर्टीज बेचने गया था, पर वहाँ भी कुछ काम नहीं हुआ। मैंने अपना सब कुछ बचाने की पूरी कोशिश कर ली, पर अब सब बर्बाद होने वाला है। आदिराज ने अपनी बात रखते हुए कहा, अब ये मल्होत्रा मुझे कुछ करने पर मजबूर कर रहा है। ठीक है, मैं आपको 13 करोड़ रुपए देता हूँ, आप उससे अपना पीछा छुड़ाइए। अर्जुन ने कहा, नहीं अर्जुन, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। उसने झिझकते हुए कहा, कोई बात नहीं, आपके पास जब हो तब मुझे वापस लौटा देना, पर अभी बस यही किया जा सकता है। ये बोलकर अर्जुन ने अपना फोन निकाला और नरेंद्र को कॉल लगाई। नरेंद्र, मैं तुम्हें एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, उस पर मेरे अकाउंट से 13 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो। जी अर्जुन सर,
अभी करता हूँ। नरेंद्र ने कहा। तब अर्जुन ने उसे आदिराज का अकाउंट नंबर भेज दिया। अगले ही पल उसमें 13 करोड़ रुपए आ गए। ये देखकर आदिराज को बेहद खुशी हुई कि अर्जुन ने सामने से आकर उसकी मदद की। तुम्हारा शुक्रिया अर्जुन बेटा, जो मदद तुमने अभी मेरी की है उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे शुक्रिया नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर अभी जल्द से जल्द मल्होत्रा से अपना पीछा छुड़ाओ, क्योंकि गीता अब हमारी दोस्त है और कोई भी अपने दोस्त को परेशान होते नहीं देख सकता। एक और बात, मैंने आपकी मदद की है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ना ही आपकी बेटी को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सबको मेरे बारे में पता चले। आदिराज की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, ठीक है, ये एक राज रहेगा, पर एक बात जो कि तुम्हें नहीं पता होगी, मल्होत्रा को ऐसे काम करने के लिए ललित त्यागी बोलता है। जब उसे ये लगता है कि छोटे बिजनेस करने वाले लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाना शुरू करते हैं, तो वो दिल्ली में मल्होत्रा और अपने कुछ लोगों को बोलकर उनका काम बंद करा देता है। उसने अर्जुन को समझाते हुए कहा, ये ललित त्यागी कौन है? अर्जुन ने पूछा। ललित त्यागी भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और त्यागी ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्री का मालिक है, जिसके अंदर 13 अलग अलग कंपनियां काम करती हैं। वो नहीं चाहता कि कोई और उसकी जगह भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, इसीलिए सबको अपने रास्ते से हटाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आदिराज ने ललित के बारे में बताया और मल्होत्रा के साथ फोन पर बात करने लगा। तब अर्जुन के कानों में फिर से शक्ति की आवाज आई, अर्जुन, तुम्हारे आसपास कोई विशाल है जो कि तुम पर नजर रख रहा है। जिस ललित त्यागी के बारे में अभी तुमने सुना, वो उसी के साथ फोन पर बात कर रहा है। क्या तुम उनकी बातें सुनना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, मैं जानना चाहता हूँ कि जब उसे पता चलेगा कि मैंने आदिराज की मदद की है तो वो आगे क्या करेगा। अर्जुन के बोलते ही शक्ति ने विशाल और ललित के बीच चल रही बातें उसे सुनानी शुरू की। बॉस, यहाँ कोई लड़का आया है जिसके आने के बाद आदिराज काफी खुश दिख रहा है, विशाल ने कहा। तब उधर से ललित ने पूछा, कौन है ये लड़का? क्या बता सकते हो इसके बारे में? इसके बारे में कुछ भी बताना मुश्किल है, क्योंकि दिखने में तो ये एक साधारण सा ही लड़का लग रहा है, विशाल ने अंदर खड़े अर्जुन को देखकर जवाब दिया। कहीं ये हमारे विरोधी विक्रम तिवारी का कोई आदमी तो नहीं? क्योंकि तिवारी ये बात जानता है कि मैंने मल्होत्रा को ये काम करने के लिए बोला था, और बस एक वही है जो कि आदिराज की मदद कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़के की सारी जानकारी पता करके मुझे बताओ कि क्या ये सच में विक्रम का ही आदमी है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या ये हमारे लिए काम का आदमी साबित होगा या फिर इसे अपने रास्ते से हटाना होगा, ललित ने कहा। और उसकी ये बात सुनकर विशाल ने धीमे सुर में बोला, पर बॉस, आपने बोला था कि आदिराज पर नजर रखने के बाद मैं काम छोड़ सकता हूँ। जो बोला है उसे कर, वरना तू जानता है कि मैं तेरी जान भी ले सकता हूँ। विशाल कुछ बोल पाता, तब ललित ने गुस्से में फोन काट दिया। अर्जुन ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली, और यहाँ जब आदिराज ने मल्होत्रा को पैसे भेजे तो वो हैरान रह गया। तब उसने अर्जुन के पास आते हुए कहा, मल्होत्रा का मुंह बंद हो चुका है और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अच्छा है, आप गीता को भी फोन करके बता दीजिए, उसके साथ बाकी सब लोग भी परेशान हो रहे होंगे, अर्जुन ने कहा। हाँ, मैं उसे बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जानना चाहता हूँ, तुम करते क्या हो? तुम्हारी फैमिली का कोई बड़ा बिजनेस है क्या? आदिराज ने पूछा। दरअसल मेरे पापा एक मॉल के मालिक हैं और बस इतना ही, अर्जुन ने झिझकते हुए कहा। और उसकी इस बात पर आदिराज को भरोसा भी हो गया। अब ये विशाल कहाँ होगा? अर्जुन ने धीरे से कहा, पर फिर भी आदिराज ने उसकी ये बात सुन ली। तब उसने बोला, तुम उस विशाल की बात तो नहीं कर रहे जो मेरे यहाँ काम करता है? क्या सच में वो आपके यहाँ काम करता है? अर्जुन ने पूछा। हाँ, वो मेरा नया गार्ड है, उसने कुछ दिन पहले ही मेरे पास काम शुरू किया था। वैसे विशाल काफी मेहनती लड़का है, अभी वो शायद बाहर ही होगा, आदिराज ने कहा। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे विशाल से भी कुछ पूछना है, और आप मल्होत्रा और ललित त्यागी को मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं जानता हूँ कि उनके साथ क्या करना है, अर्जुन ने कहा, और वहाँ से बाहर आकर विशाल को ढूंढने लगा। दूसरी ओर सभी लोग वापस उस कैफे में आ चुके थे ताकि वो आदिराज की मदद के लिए कुछ कर सकें। गौतम ने अर्जुन को भी कॉल करने की कोशिश की, पर उसका फोन बंद था। फिर वो ये सोचकर रुक गया कि अर्जुन इस सब में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। उन सब ने मिलकर इधर उधर से बात करके 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया था। गीता अभी भी काफी परेशान हो रही थी। गणेश को उसे ऐसा देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। तब उसने कहा, गीता, हम सब मिलकर कोई और रास्ता निकाल ही लेंगे, पर तुम ऐसे उदास मत रहो।
तभी कार्तिक, जो कि किसी के साथ फोन पर बात कर रहा था, वो उनके पास आया और बोला, मैंने अपने अंकल से बात की है, उन्होंने बोला है कि वो कम से कम 2 लाख तक की मदद कर सकते हैं। सब लोग शांत बैठे थे। तभी गीता का फोन बजा। उसने देखा कि आदिराज उसे फोन कर रहा था। उधर से आदिराज के बोलने से पहले ही गीता ने कहा, हेलो पापा, हमने कुछ पैसों का इंतजाम किया है, हम और कोशिश कर रहे हैं। गीता बेटी, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सही समय पर बैंक ने मुझे लोन दे दिया, जिसकी वजह से अब सब कुछ ठीक हो गया है। उधर से आदिराज ने कहा। उसकी ये बात गीता के साथ सबने सुन ली और वो सभी बेहद खुश हुए। गीता ने भी चैन की सांस ली और सब वापस आराम से बैठकर बातें करने लगे। हमें अर्जुन को ये करने के लिए बोलना होगा, वरना इस दुनिया में ये सब बढ़ता ही रहेगा। पास ही में रखी टीवी में एक न्यूज़ देखने के बाद राघव ने शक्ति की ओर देखकर कहा, हाँ, अब बस अर्जुन ही अपने तेज दिमाग की मदद से इस सब को संभाल सकता है और उसके पास काफी भरोसेमंद दोस्त हैं जो कि इस काम में उसका साथ दे सकते हैं, शक्ति ने भी कहा। राघव और शक्ति अर्जुन से क्या चाहते हैं और अर्जुन मल्होत्रा और ललित त्यागी के साथ क्या करने की सोच रहा है, जानने के लिए जुड़े रहिए द सीक्रेट किंग से। अर्जुन ने आदिराज की मदद की और विशाल और ललित त्यागी के बीच हुई बातें भी सुन ली। आदिराज ने उसे बताया कि विशाल ने कुछ दिन पहले ही उसके यहाँ काम करना शुरू किया था, इसलिए अर्जुन विशाल को ढूंढने के लिए वहां से बाहर आ गया। उसने देखा कि एक लड़का गेट के पास खड़ा होकर अपना फोन देख रहा था। वो उसके पास आया और बोला, तो तुम विशाल हो? उसने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ, जब तुम्हें ललित त्यागी के लिए काम नहीं करना तो वो तुम्हें मजबूर क्यों कर रहा है? अर्जुन ने पूछा। मुझे नहीं पता, तुम क्या बोल रहे हो? उसने अर्जुन से अपनी नजरें चुराते हुए बोला, मैंने तुम्हारी और ललित त्यागी के बीच हुई सारी बातें सुन ली और उन्हें सुनकर लगता तो नहीं कि तुम ये सब करना चाहते हो। अर्जुन ने आगे कहा, अब तुमने सब कुछ सुन ही लिया है तो मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं। उसने एक बार मेरी जान बचाई थी, पर मुझे बचाने के पीछे उसका एक ही मकसद था कि वो मेरा इस्तेमाल कर सके। पिछले 6 महीनों से ललित त्यागी मुझसे वो सब करा रहा है जो कि मुझे कभी नहीं करना था, और मैं भी काफ़ी कुछ कर चुका हूँ, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं आगे उसके लिए कोई काम नहीं करूँगा। मैं नफरत करता हूँ उस इंसान से, जिसकी वजह से मैं अपना एक एक दिन घुट कर जी रहा हूँ। विशाल ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। जैसा आदिराज ने बताया था कि विशाल काफ़ी मेहनती लड़का है और उसकी बातें सुनकर अर्जुन को महसूस हुआ कि वो सच बोल रहा है, इसलिए उसने कहा, ये सुनकर अच्छा लगा कि तुम भी उससे बेहद नफरत करते हो। वैसे मैं हूँ अर्जुन, जिसके बारे में उसने तुम्हें जानने के लिए बोला था, और मुझे लगता है कि हम वापस जरूर मिलेंगे। तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि ललित त्यागी ने तुम्हें धमकी दी है, उसने कहा और वहां से निकल गया। अर्जुन की बातें सुनकर विशाल के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, और वहीं दूसरी ओर राघव और शक्ति ने भी विशाल की बातें सुन ली। सोचा नहीं था कि विशाल किसी मजबूरी में ललित त्यागी के लिए काम कर रहा था। शक्ति ने राघव से कहा और वो दोनों वापस अर्जुन के साथ जुड़े रहकर अपने आप को अपडेट करने में लग गए। तभी उन दोनों को एक साथ कुछ अलग तरह के सिग्नल्स मिलने शुरू हुए, क्योंकि कुछ देर पहले ही वो दोनों अपने सिस्टम को एक और नई टेक्नोलॉजी दे चुके थे, जिसकी वजह से उन्होंने पृथ्वी के बाहर भी कुछ एलिमेंट्स ढूंढने शुरू कर दिए, और ये सिग्नल्स भी पृथ्वी के बाहर स्पेस से ही आ रहे थे। ये जो भी है हमसे बात करना चाहता है, राघव ने कहा। ठीक है, तुम उसे कनेक्ट करो। ये सिग्नल्स अर्थ से 300 ट्रिलियन किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, तो ये कोई दूसरी दुनिया का ही हो सकता है, इसलिए मैं ट्रांसलेटर लगाता हूँ, शक्ति ने कहा। और उसके ट्रांसलेटर को कनेक्ट करते ही उधर से एक धीमी आवाज आई। हेलो हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम्हारी गैलेक्सी मुझे अपनी ओर खींच रही है। मैं थककर थोड़ा आराम करने लगा। जब उठा तो देखा कि मैं इस गैलेक्सी में आ चुका हूँ। यहाँ बस तुम्हारे ही सिग्नल्स मिल रहे हैं। मुझे बता सकते हो कि मैं अभी कहाँ पर हूँ? वैसे तो तुम प्लेनेट अर्थ के पास हो, लेकिन हमें भी ये जानना है कि तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो, राघव ने कहा। ठीक है, मैं शुरू से बताता हूँ। मैं तीसरे यूनिवर्स के पहले प्लेनेट से हूँ। मुझे पता चला था कि तुम्हारे यूनिवर्स के किसी सुनसान प्लेनेट पर एक शक्तिशाली तलवार है। मैं उसी को लेने के मकसद से वहाँ गया था, लेकिन ले नहीं पाया, क्योंकि वो तलवार जमीन के अंदर फंसी है और एक बूढ़ा आदमी उसकी देखभाल कर रहा है।
जो कि बेहद ताकतवर है। अगर कोई उसे हरा दे तो वो उस तलवार का मालिक बन जाएगा। उसने मुझे कुछ ही पलों में वहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया था, जिसकी वजह से मैं वहाँ से निकलकर यहाँ आ गया। उसने राघव की बातों का जवाब दिया। क्या तुम हमें उस प्लेनेट की लोकेशन दे सकते हो? हम भी उस तलवार को लेने की कोशिश करना चाहते हैं। शक्ति ने उसकी बात सुनकर कहा तो उसने भी उस सुनसान प्लेनेट की लोकेशन भेज दी। मैं अपने प्लेनेट पर वापस जा रहा हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारे सिग्नल्स कम हो रहे हैं, पर अब हमारे पास एक दूसरे का डेटा है, तो हम बाद में फिर से कनेक्ट हो पाएंगे। और तब वो अपनी बात खत्म करने वाला था, इतने में उनका कनेक्शन टूट गया और यहाँ अर्जुन विशाल की बातें सुनकर राघव और शक्ति के पास जाने के लिए निकल गया। शाम के 5 बज चुके थे और चलते चलते उसने खुद से कहा, अब सीधे उनके पास जाकर देखना है कि वो दोनों खुद को कितना अपडेट कर चुके हैं और मैं उनमें क्या कर सकता हूँ। जब अर्जुन रास्ते में चल रहा था तो उसने सुना कि एक आदमी किसी पर काफी जोर से गुस्सा कर रहा था। अरे बुढ़िया, थोड़ा जल्दी जल्दी चलना। एक तो दिल्ली में टैक्सी भी मुश्किल से मिलती है और तुम जैसे लोग काम लेने के बाद थक कर बैठ जाते हो। काम नहीं करना होता तो पहले बताना चाहिए था, मैं किसी और को बुला लेता। अर्जुन उस आदमी की ओर मुड़ा और देखने लगा कि वो किसके ऊपर गुस्सा कर रहा था। उसने देखा कि एक बुजुर्ग औरत अपने सिर पर 2 बैग उठाए चल रही थी। देखने से तो ऐसा लग रहा था कि उन 2 बैग में काफी ज्यादा वजन था, जिस वजह से वो रास्ते में ही रुक गई। और जिस आदमी का वो सामान उठाकर चल रही थी, ये आवाज उसी की थी। जब उसने देखा कि वो औरत आगे नहीं बढ़ रही है तो उसने तेज आवाज में कहा, जिसकी वजह से आसपास खड़े लोगों का ध्यान भी उन पर आ गया। तुझे तेरे काम के पैसे चाहिए ना, इसलिए चुपचाप सामान उठाकर चलना शुरू कर। उस आदमी ने आगे कहा, तुमने कहा था कि बस 5 मिनट का ही रास्ता है, पर पिछले 30 मिनट से तुम मुझसे ये सामान उठवा रहे हो। मैं अब और आगे नहीं जा सकती, तुम मुझे यहाँ तक के ही पैसे दे दो। उस बूढ़ी औरत ने कहा। तभी उसका सिर घूमा और वो कमजोर होकर नीचे गिर गई। जब अर्जुन ने देखा कि कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था तो वो खुद जाने लगा, पर उसके जाने से पहले ही एक लड़की उस औरत के पास आई और उसे पानी पिलाने लगी। अच्छा है, पिला इसको पानी, अभी और आगे जाना है। उस आदमी ने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पर, एक बुजुर्ग से इतना भारी सामान उठवा रहे हो, तुम ही ये सब उठाकर क्यों नहीं चले जाते यहाँ से। लड़की ने उस आदमी को घूरते हुए कहा, बेकार का भाषण मत दे और इस बुढ़िया को बोल सामान उठाकर चलना शुरू करे। उस आदमी ने कहा। वो आदमी ठीक तरह से बात भी नहीं कर रहा था, इसलिए लड़की ने बिना उसकी ओर देखे कहा, तुम अपनी बकवास बंद करो, ये और आगे नहीं जाएंगी, इनके पैसे दो और अपना सामान खुद लेकर जाओ। हे लड़की, ज्यादा शानी मत बन, एक लगा कर दूंगा ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। उस आदमी ने कहा और उसके ऐसा कहते ही भीड़ में से अर्जुन की उम्र का एक और लड़का रुद्र बाहर आया और बोला, क्या भाई समझ नहीं आ रहा? उसने बोला ना, अपना सामान उठाओ और जाओ, पर जाने से पहले उनके पैसे देना मत भूलना। अब तुम लोगों का ज्यादा हो रहा है। इस बुढ़िया ने मेरा सामान भी नहीं पहुंचाया तो मैं इसे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। उसने अपनी बाहें ऊपर करते हुए बोला, सीधी तरह जितना पैसा तुमने इन्हें देने के लिए बोला था वो दे दो, वरना इतने सारे लोगों के बीच से तुम आसानी से जा नहीं पाओगे। रुद्र ने कहा और उसकी ये बात सुनकर भीड़ में खड़े लोग आपस में बातें करने लगे। ये आजकल के नौजवान कहीं पर भी लड़ाई करनी शुरू कर देते हैं। सही कहा तुमने, और अपनी लड़ाई में हमें भी बीच में लाते हैं। क्या यार, अच्छे भले खड़े होकर लड़ाई देख रहे थे, पर इसने हमें बीच में लाकर सारा मूड खराब कर दिया। चलो यहाँ से। पर भाई मुझे लड़ाई देखनी थी। हमें बीच में लाकर इसने अच्छा नहीं किया, सारी लड़ाई का मजा खराब कर दिया। देखते ही देखते भीड़ के लोग वहां से जाने लगे। अर्जुन के साथ कुछ 1-2 लोग ही वहां बचे थे, पर वो भी बस तमाशा ही देख रहे थे। कौन से लोगों की बात कर रहा है जो चले गए? बच्चे, तू एक बात बोल रहा है, आज के जमाने में किसी को भी एक दूसरे के मामलों में आने का कोई शौक नहीं है, सब दूर से खड़े होकर तमाशा देखते हैं। इसलिए तुम दोनों को प्यार से बोल रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। ये बोलकर वो उस लड़की के पास आया और उसका हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। रुद्र को भी गुस्सा आ गया और उसने बिना कुछ सोचे उस आदमी के गाल पर जोर का लगा दिया। पहले तो तू एक बूढ़ी औरत से सामान उठवा रहा था और अब लड़की को भी परेशान करने लगा। आदमी को मारने के बाद रुद्र उस लड़की की मदद करने लगा। बेटी तू ठीक है ना? उस बूढ़ी औरत ने भी उसे उठाते हुए कहा और उस आदमी को थप्पड़ इतनी जोर से लगा था कि वो कुछ पलों के लिए वहीं जम गया। वो अपने होश में आया और बोला, तूने मुझ पर हाथ कैसे उठाया बे? तुझे तेरी जिंदगी से प्यार नहीं रहा क्या? उसने नीचे पड़ा हुआ डंडा उठाया और उसकी ओर आगे बढ़ा।
रुद्र का सारा ध्यान बूढ़ी औरत और उस लड़की की तरफ होने की वजह से कब उसके सिर पर डंडा आकर लगा उसे पता भी नहीं चला। डंडा लगने की वजह से उसके सिर से खून आना शुरू हो गया। ये देखकर लड़की काफी घबराने लगी। वो आदमी वापस रुद्र को मारने वाला था, तभी अर्जुन ने बीच में आकर उसे धक्का देकर दूर किया। उसके सिर से खून मत आने दो और पुलिस को कॉल करो, अर्जुन ने कहा और उस आदमी के हाथ से डंडा ले लिया। उसने अर्जुन से भी लड़ना शुरू कर दिया, पर अर्जुन उसके सभी वारों से बचकर पुलिस के आने का इंतजार कर रहा था। बस एक बार हाथ लग, तुझे इस लड़के से भी बुरा मारना है। इस बुढ़िया को बचाने के लिए तुम लोगों ने अपनी जान खतरे में डाल ली। उस आदमी ने अर्जुन से कहा, अगर मैंने मारना शुरू किया तो तुझे हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा, इसलिए उनके पैसे दे, वरना पुलिस के आने के बाद तू मार खाएगा। अर्जुन ने कहा, देखता जा, पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। उस आदमी ने कहा। इतने में वहां पुलिस आ गई और आते ही उन्होंने देखा कि एक आदमी सड़क पर तमाशा कर रहा था, इसलिए वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी। घनश्याम, तू जानता है ना कि तू किसे पकड़ रहा है? मैं सरकार भाई का आदमी हूँ, मुझे पकड़ना तेरे लिए बहुत बुरा होगा। उस आदमी ने घनश्याम से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, जो कि पास ही के पुलिस स्टेशन का एक बड़ा ऑफिसर था। हमें खबर मिली थी कि सरकार गैंग का कोई आदमी इसी इलाके में है, और वैसे भी जग्गा भाई अब तुम्हारी गैंग को खत्म करने वाले हैं, इसलिए अब तुम्हारा अंदर जाने का समय आ गया, घनश्याम ने कहा। और उसकी ये बात सुनकर उस आदमी ने अपने बॉस सरकार को कॉल लगाई और कहा, सरकार भाई मुझे बचाओ, पुलिस मुझे अपने साथ ले जा रही है। पुलिस अब दूसरी गैंग के साथ है, इसलिए अभी उनसे पंगा नहीं लिया जा सकता। तो 1-2 दिन रुक, मैं तुझे छुड़ाने के लिए कुछ करता हूँ। उधर से सरकार के जवाब देने पर पुलिस उस आदमी को अपने साथ ले जाने लगी। तभी अर्जुन ने उन्हें रोकते हुए कहा, जाने से पहले उनके पैसे कौन देगा? पुलिस के जोर देते ही उसने उस बूढ़ी औरत को पैसे दे दिए। तुमने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, एक बार मुझे बाहर आने दो, फिर देखना तुम तीनों की जान लेने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, उस आदमी ने उन तीनों से कहा। फिर पुलिस उसके साथ उसके सामान को भी ले गई। अगर अर्जुन को वो तलवार मिल गई तो वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाएगा, पर सवाल ये है कि क्या वो वहां जाएगा? राघव ने कहा, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में ना सोचकर अर्जुन को वहां कैसे भेजा जाए उसके लिए पहले ही तैयार रहना चाहिए। इसलिए तुम उस प्लेनेट की और डिटेल्स पता करो, तब तक मैं उसके वहां जाने के लिए कोई प्लान बनाता हूँ, शक्ति ने कहा। अर्जुन ने अपने लिए एक और दुश्मन बना लिया, जो कि सरकार गैंग का एक मेंबर था। वहीं दूसरी ओर वो इस बात से अनजान है कि राघव और शक्ति उसके लिए क्या करने वाले हैं। जब अर्जुन को पता चलेगा तो क्या होगा, जानने के लिए जुड़े रहिए द सीक्रेट किंग से।